तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मतलब देखो नाम भी क्या है, ट्राई एंगल्स। तो 3 एंगल से बनी हुई कोई फिगर, और 3 एंगल से बनी हुई कौन सी फिगर हो सकती है, जो 3 साइड से बनी है। तो हम कह सकते हैं 3 साइडेड एनक्लोज फिगर। 3 साइडेड एनक्लोज फिगर इज अ ट्राइंगल। तो हम 3 साइड की एक एनक्लोज फिगर बनाते हैं। इसमें हमारे पास लेट इट बी ए बी सी। तो यहाँ 3 एंगल हो गए, ए बी और सी। तो पहली बात तो इसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं। अब इनके बेसिस पे, साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास ये एंगल्स हैं और यहाँ साइड्स है। तो एंगल्स के बेस पे और साइड के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। साइड्स के बेस पे सबसे पहले स्केलन ट्राइंगल होते हैं। कौन से होते हैं? स्केलन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का ये साइन होता है। फिर होता है आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है बच्चों। स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड अलग होती है, तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, अनइक्वल। इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है। और इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके बेसिस पे, मतलब किसके बेसिस पे डिफाइन किया, साइड्स के बेसिस। तो साइड्स के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के ट्राइंगल हो गए। वैसे ही एंगल्स के बेसिस पे भी हम डिफाइन करते हैं। एंगल्स के बेसिस पे जिसमें सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं तो वो कौन से होते हैं, एक्यूट। ये लेस देन 90 होते हैं। क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट। फिर होते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में एक एंगल, ऑब्ट्यूस में एक एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन 180 से तो अपने आप ही छोटा होगा, क्योंकि 180 होती तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन होने पे वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। फिर आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्स में इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन 2 बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया। किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ all angles of a triangle is 180 डिग्री। कैसे पता करते हैं किसी भी पॉलीगन की कितने सम आएगा, एंगल्स का कितना सम आएगा? तो वो क्या होता है, n-2 इंटू में 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब ट्राइंगल्स में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 1 इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। इसलिए इसके सारे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है कोई डाउट, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है मीडियन एंड एल्टीट्यूड की। मीडियन एंड एल्टीट्यूड। तो मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो। मीडियन, जब हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को डिवाइड करने वाली एक लाइन किसी भी वर्टेक्स से आ जाए, किसी भी वर्टेक्स से आ जाए, उसको कहते हैं आपकी मीडियन। मतलब वो सामने वाले लाइन को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मान लिया ए बी सी। अगर ए से मीडियन डालोगे तो बी सी के ऊपर आएगी, ए से मीडियन डालोगे तो बी सी के ऊपर आएगी, बी से डालोगे तो ए सी के ऊपर आएगी, और सी से डालोगे तो ए बी के ऊपर आएगी। तो यहाँ अगर मैं इसे काटूं, अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधा उधर आधा उधर। दिस इज कॉल्ड मीडियन, दिस इज कॉल्ड मीडियन। अ लाइन कमिंग फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ मीडियन। तो ये मीडियन है। मान लिया लेट इट बी डी, तो मीडियन। और सामने से कोई एक लाइन आके इधर 90 डिग्री का एंगल बनाए, कितने का बनाए, 90 डिग्री का, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या फिर हाइट, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। समझ में आ गया डिफरेंस मीडियन और एल्टीट्यूड का? एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब मीडियन और एल्टीट्यूड से रिलेटेड 2 टर्म्स आती हैं।
जिसमें हम एक को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, और दूसरे को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। एक सेंट्रोइड होता है और एक ऑर्थो सेंटर होता है। तो सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड में क्या होता है, मीडियंस पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, मीडियंस। और ऑर्थो सेंटर जो होता है ये बेस्ड होता है एल्टीट्यूड पे। जब हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसमें हमने तीनों वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन से होते हैं, ये वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो इन वर्टेक्स से जब हम मीडियन डालते हैं तो ए से मीडियन किसके ऊपर आएगी, बी से मीडियन किस पे जाएगी, सी से मीडियन किस पे आएगी। जिस पॉइंट पे ये तीनों मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों मीट करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोइड। उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारे कॉमन पॉइंट्स जहां आते हैं मीडियन के, उसको कहते हैं सेंट्रोइड। जबकि अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करने लगे तो ऑर्थो सेंटर में हमारा क्या होता है, लेट इट बी ए बी सी। तो यहाँ से हम 90 डिग्री डालते हैं, ये 90 है। इधर से हम एक 90 डिग्री डालेंगे, ये 90 है। और यहाँ से हम एक 90 डिग्री बनाते हैं, ये 90। तो ये तीनों एल्टीट्यूड, ए से जो एल्टीट्यूड डाला, बी से जो एल्टीट्यूड डाला, सी से जो एल्टीट्यूड, अब ये कहीं मीट कर रहे हैं। yes, sir. जहां ये मीट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्लियर हो गया। yes, sir. तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट, एक मीडियंस का और एक एल्टीट्यूड। समझ में आ गया यहां तक? yes, किसी को कोई प्रॉब्लम है? दूसरी चीज, अब हमें ये पता है सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, पता है ना ये। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको हम बहुत यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो बात समझो। लेट इट बी ए बी सी। जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, दिस एक्सटीरियर एंगल, ये होता है अपोजिट टू एंगल्स का सम। तो ये अपोजिट टू एंगल्स का सम होता है, लेट इट बी डी। यहां डी लेते हैं, तो एंगल ए सी डी। जब हमें इस एंगल की बात करनी है तो हमें नाम कैसे देना होता है, कहां से ये लाइन शुरू हुई और कहां इसके थ्रू होते हुए कहां जा रही है, ऐसे नाम बनाते हैं। अगर आपने कहां से शुरू किया, ए से, किसके थ्रू जा रहे हैं, सी के, और कहां जा रहे हैं, डी पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं एंगल ए सी डी। क्या लिखते हैं, एंगल ए सी डी। तो तब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ ए सी और बी लिख दिया ना, तो इसका मतलब ए से चले सी पे आए और बी की तरफ मुड़ गए, तो इस एंगल की बात होगी, फिर इसकी बात नहीं होगी। आप चाहो तो इसको लिखें ऐसे, एंगल सी नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी सी है, ये भी सी है। किन दोनों के बीच में आया उसको लिखने से पता चलेगा इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो कैसे लिखना है आगे क्वेश्चंस में वो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, जो ये ACD है, जो ये ACD है, ACD, दिस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, जिसमें हम इस A को ले सकते हैं क्योंकि अब बाहर कोई लाइन नहीं है, तो A की बात करेंगे तो इसी एंगल की बात होगी। समझ में आया? B की बात करेंगे तो सिर्फ इसकी बात होगी, तो इनको हम डायरेक्टली AB लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है? मतलब पहली बात आपको बस इतना याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल्स। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, ए बी और सी, अंदर वाला सी, ये वाला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी ले लो, ये सब मिलके कितने होते हैं? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वो क्या है? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये ले लिया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको ऐसे लगते हैं, विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए सी बी होता है। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इन दोनों को देखो, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स का 180, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इक्वल्स टू 180 होगा। यहां से ए सी डी की वैल्यू निकाल लो। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस होगा
और देखो 180 माइनस AC भी तो यहाँ भी आया था ना, ये किसके इक्वल था, A प्लस बी। तो हम कह सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B यूजिंग 1, इसको यूज करके हमने इसमें वैल्यू पुट। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू एंगल्स का सम होता है। क्लियर है? बस ये ऐसे ही कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, ऐसे कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं होता। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब बात करते हैं, जो अभी तक बेसिक देख ले आप लोगों ने सारे, अब बात करते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज होती है? कॉन्ग्रुएंसी होता है एक जैसा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एक जैसा। ये नहीं है कि सिर्फ ट्राइंगल्स में ही कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी पॉलीगन्स में किसी में भी हो सकती है, हर शेप में हो सकती है, ठीक है, हर एक टाइप की फिगर में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने दो गाड़ियां ली, लेट इट बी की दो आल्टो ले ली और दोनों आल्टो का LXI मॉडल ले लिया, सेम कलर की दो आल्टो LXI विदाउट नंबर प्लेट अगर कहीं खड़ी करेंगे तो दोनों एक जैसी लगेगी, दोनों एक जैसी लगे। एक को दिखा के फिर दूसरी को दिखा दें आपको अचानक से, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो कौन सी है, बिकॉज उनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी है, मतलब सेम है। तो अगर एक ही आल्टो को आपको एक जगह खड़ा करके दिखा दे और उसी को फिर दूसरी जगह खड़ा करके दिखा दे तो आपको लगेगा कि अलग अलग है, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं एक फिगर का कॉपी पेस्ट होता है दूसरा, एक फिगर का कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का क्या मतलब है? इसको एक ट्राइंगल से समझते हैं। ट्राइंगल से समझते हैं तो मतलब क्या है, ABC और एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है PQR। हमारे पास मैथ्स की दो बुक है, मैथ्स की दो बुक है, बिल्कुल न्यू दो बुक है। तो उन पे हम अपना नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है। तो बिल्कुल एक जैसी होने की वजह से हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए अपना अपना नाम लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। तो सेम वे में एक जैसे होने का मतलब बिल्कुल सेम चीजें। अब बिल्कुल सेम चीजें एक नई चीज को जनरेट करती हैं, एक नया नाम पैदा होता है इस बात से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स। क्या होता है? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन है इधर AB, जिस तरीके से ये बेंड हो रखी है और जिस डायरेक्शन में जा रखी है उसी डायरेक्शन में इसको देखूं ये है, तो AB के कोरोस्पोंडिंग कौन है? PQ। AB के कोरोस्पोंडिंग कौन आ गया? PQ। तो जब हमारे पास ऐसी दो साइड्स होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक ही एंगल पे बेंड हो रखी है, एक ही लेंथ की है, तब उनको क्या कहेंगे? कोरोस्पोंडिंग। क्या कहेंगे? कोरोस्पोंडिंग। तो AB का कोरोस्पोंडिंग कौन है? PQ। तो AB और PQ एक जैसे एंगल पे बेंड होंगे और सेम लेंथ के होंगे। क्या होंगे? सेम लेंथ। AC का कोरोस्पोंडिंग कौन होगा? PR। तो AC का कोरोस्पोंडिंग होगा PR और BC का कोरोस्पोंडिंग होगा QR। तो ये होते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स। क्या होते हैं? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स। ऐसे ही एंगल भी होते हैं, जैसे यहाँ A एंगल है तो उसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट होगा P। A एंगल और P एंगल आपस में कोरोस्पोंडिंग होंगे, B एंगल Q एंगल के कोरोस्पोंडिंग होगा और C एंगल R एंगल के कोरोस्पोंडिंग। तो मतलब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो बिल्कुल सेम फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर है, या इसमें से ऐसे स्प्लिट करके एक इसकी कॉपी निकाल के इधर रख दी, तो उसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में सब चीज, इस ट्राइंगल की हर एक चीज इस ट्राइंगल के इक्वल होगी, लेकिन कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स। कौन से पार्ट्स? कोरोस्पोंडिंग। आप कहोगे कि B जो है BQ के इक्वल, ऐसा नहीं है कि B जो है R के भी इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। अब जब कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस, तब हम कहते हैं CPCT। क्या कहते हैं? CPCT। इसको यूज करेंगे। मान लिया हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हमारे पास अभी B एंगल और Q एंगल उसमें प्रूव नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि B इक्वल्स टू Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाई CPCT, बाई CPCT, जिसका मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर इसके आगे E और लगा दोगे तो R इक्वल कहलाएगा, R इक्वल कहलाएगा, तो CPCT लिखना और भी ज्यादा बढ़िया होता है। तो आप CPCT का मतलब क्या है? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ में आ गया? तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट था, इसलिए B और Q भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये
कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। समझ में आ गई कहानी? क्लियर हो गया? अब दो ट्राइंगल्स हमारे पास है, उनको करना है कॉन्ग्रुएंट। उनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। सबसे पहली बात अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उसके सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और कोरोस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो। एक दूसरे के इक्वल हो मतलब हर साइड एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी और हर एक कोरोस्पोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। आप ये कहो कि इसकी सारी चीजें इसके बराबर है लेकिन ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हर एक चीज बराबर होगी ही होगी। समझ में आ गया? डिक्टो कॉपी होगी। वेरी गुड। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास जब दो ट्राइंगल होते हैं और उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। भाई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब आपको एक बात समझनी है कि जब भी दो ट्राइंगल आपके पास है और उन्हें आपको करना है कॉन्ग्रुएंट, तो एक ट्राइंगल की तीन चीजें और दूसरे ट्राइंगल की तीन चीजों को आपस में बराबर कर दो। आपस में बराबर कर दो मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल ये है ए बी सी और एक और लेते हैं DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंट का पहले तो साइन समझ लो कौन सा होता है। दो इक्वल के साइन लगाओ और ऐसे इसको डांस करा दो तो बन गया आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो यहां आप इसको देखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, तो इसका मतलब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। इसकी कोई भी तीन चीज और इसकी तीन चीज आपस में क्या हो जाए? इक्वल। चीज क्या है सर? चीज कर रहे हो, है क्या चीज? मतलब साइड या एंगल। साइड और एंगल को मिक्स करके इसकी तीन जो है चीजें और इसकी तीन चीजें आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? मतलब वो क्या हो जाएगा? वो उसकी कॉन्ग्रुएंसी करने की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंट करने की प्रॉपर्टी बन, तो वो कौन सी तीन टर्म्स है, कौन सी तीन चीजें हैं, कौन सी तीन आइटम्स हैं जिनको हम आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले लेंगे साइड एंगल साइड, मतलब सास। किसी सास है? ऐसे एस मतलब दो साइड और उनके बीच का एक एंगल। दो साइड और उनके बीच का एंगल मतलब उन दोनों साइड के बीच में वो एंगल होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो मतलब दो साइड और एक एंगल, इस ट्राइंगल की दो साइड और कोई एक एंगल उनके बीच का, अगर इसकी दो साइड और एक एंगल के इक्वल हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। मान लिया AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, तो ये हो गया दो साइड आपस में इक्वल। क्या हो गई? दो साइड आपस में इक्वल। ये साइड इसके, ये साइड इसके। अब इनके बीच में जो एंगल है ना वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब B मस्ट बी इक्वल टू E, B मस्ट बी इक्वल टू E। ये तब बनेगी सास, ये तब बनेगी सास। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तब ये B और E इक्वल लेना पड़ेगा। अब उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट होते ही यू हैव द परमिट, यू हैव द लाइसेंस बाकी सबको आपस में इक्वल प्रूव करने का। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, कोरोस्पोंडिंग वाला। किसके? कोरोस्पोंडिंग। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब वो क्वेश्चन में कहता है, उसने कहा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, प्रूव करो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट तो हो गया ऐसे ऐसे, और ये साइड इस साइड के इक्वल हम कह देंगे बाई सिंप्लिसिटी। ये है कमाल आपकी सिंप्लिसिटी का। दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ सिंप्लिसिटी। समझ में आ गया? तो पहली टर्म, पहला कंडीशन समझ में आए तो सबसे पहले कौन सी हमने लिया? SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दो एंगल के बीच, दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, उसको कहते हैं SAS। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कोई भी दिक्कत है किसी को? गुड, वेरी गुड। चलो अब बात करेंगे ASA की। सेकंड है ASA।
देखो दो साइड के बीच में एंगल, एंगल के बीच में साइड, एंगल के बीच में साइड। पहले क्या था, साइड के बीच में एंगल। दो एंगल और उनके बीच की साइड, दो एंगल और उनके बीच की ए बी सी, और दूसरा ले लेते हैं पी क्यू आर। मान लिया P और A इक्वल है, B और Q इक्वल है, तो इनके बीच की ये साइड भी इक्वल हो जाए तो ASA लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ASA। भाई इसकी तीन चीजें और इसकी तीन चीजें आपस में बराबर हो गई, बराबर होते क्या बन गया? कॉन्ग्रुएंट बन गया। लेकिन जब आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है लेकिन किस प्रॉपर्टी से, वो भी लिखना जरूरी होता है, तो उसके लिए सीखना है ASA, दो एंगल और एक साइड। तीन चीजें बना दी ना हमने, बस इस तरीके से हम लेंगे तो ये हो गया हमारे पास दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन में आता है AAS। अब भाई एक बात समझो, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये A B C ये ले लेते हैं XYZ। अब इसमें क्या है कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल, मान लिया B एंगल इज इक्वल टू Y, C एंगल इज इक्वल टू Z, लेकिन साइड ये वाली इक्वल है आपस में, तो इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड तो नहीं आई ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। जब दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल होती हैं तब हम कह सकते हैं AS। अब आपको कंफ्यूजन होगा AS और ASA में क्या है? भाई दोनों चीज सेम ही चीज है। अब दोनों एंगल के बीच में साइड आ जाए या दो एंगल होके एक साइड अलग हो जाए, इक्वल होनी चाहिए। बट जब साइड में लिखते हो ना उसका रीजन, तब उसको सोच के लिखना है कि तुमने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। बाकी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, दो एंगल और एक साइड लेनी है, सिंपल सी बात है। बोलो। साइड में तो कोई साइड इक्वल हो सकती है। हाँ, कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है तीनों में से, बस यहां नहीं लेना। अब दूसरा है ट्रिपल एस, तीनों साइड। अगर किसी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो जाए, तीनों साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो। अब तीनों साइड इक्वल होते ही क्या होता है भाई? उनका रेशियो इक्वल आ गया एक तरीके से, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे बेटा हम यहाँ, इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ। अभी समझाता हूं मैं आपको, आप क्या कंफ्यूजन में हो। मैंने तीनों साइड इक्वल होने का ये मतलब नहीं है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, ये मतलब नहीं है। इसकी साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। समझ में आ गया? तब बनेगा SSS। ये नहीं है कि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, वो इसका मतलब नहीं होता। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में दोनों ट्रायंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? लास्ट वन क्या है? RHS क्या होता है भाई? हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हमारे पास। तो दिस वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स, दिस वर्क्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ABC DEF। अगर इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और कोई एक और साइड आपस में इक्वल है, तब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई इसमें एक बात को समझो, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है, इसमें सिंपल सा क्या है? एक लॉजिक है। भाई दो साइड हमने इक्वल कर दी और इसमें 90 डिग्री तो होता ही है, तो एक तरीके से क्या बना दिया हमने? भाई SAS कर दिया हमने, है ना। समझ में आ गया? लेकिन उसमें SAS करते हुए क्या होता है? SAS करते हुए दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में एंगल, लेकिन यहां जरूरी नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ये वाला इक्वल ये वाला है, तो इसलिए हम इसे SAS नहीं लिखते, RHS लिखते हैं।
बात समझ में आ गई? ऐसे एस ना लिख के क्या लिखते हैं? वैसे दोनों में बात सही सेम ही है, दो साइड इक्वल करी, एक एंगल करा, तो ऐसे एस बन सकता है, लेकिन एंगल बीच में नहीं है, इसलिए इसको RHS बोला जाता है। हाँ बेटा बोलो। ए बी और डी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज से अलग कोई सी भी दो साइड हो सकती है, ये इसके इक्वल हो सकती है या फिर ये इसके इक्वल हो सकती है, लेकिन कोरोस्पोंडिंग वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ ये ले ली और यहाँ ये ले ली, तब नहीं, कोरोस्पोंडिंग साइड होनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, समझ में आ गया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्लियर हो गया बच्चों? अब हम क्वेश्चंस करें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के, जिससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें ऐसे एक बनाया फिगर, ये फिगर है, इसमें उसने नाम दिया है ABFC, ABFC और D&E। गिवन क्या क्या है देखो, गिवन है AB इज इक्वल्स टू, उसने गिवन है CF, और दूसरा है EF इज इक्वल्स टू BD, EF इज इक्वल्स टू BD, एंगल AFE DBC, एंगल DBC। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 तरह की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS। ठीक है, RHS यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोई रोल है नहीं, जहाँ 90 डिग्री आएगा वहाँ लग सकता है RHS, उसे तो दिमाग से निकाल दो। दूसरा, जब भी कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव करने जाएं किन्हीं भी दो ट्राइंगल को, तो सबसे पहले आप ये देखें आपको क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको पहले यूज करें। समझ में आ गया? तो सबसे पहले उसने कहा AB इक्वल्स टू CF। AB, ये AB है और ये CF है, ये आपस में इक्वल है। चलो जी, इसको मैंने डार्क कर दिया, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों। दूसरा EF इक्वल्स टू BD बोला है, EF इक्वल्स टू BD, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। एक चीज हो गई, एक चीज क्लियर हो गई हमारे पास। AFE दिस एंगल इक्वल्स टू DBF DBC दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब आप बात को समझो, हमारे पास क्या हो गया, एक साइड और एक एंगल हो गया, एक साइड और एक एंगल हो गया। एक साइड और एक एंगल होने पे क्या होता है, या तो SAS बन सकता है या AAS बन सकता है। अब हमारे पास यहां देखें तो साइड बन सकती है। साइड क्या है देखो, AB और FC इक्वल दे रखे हैं। AB इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, FC, तो BF दोनों में ऐड कर दो, एडिंग BF ऑन बोथ साइड्स, AB प्लस BF इज इक्वल्स टू FC प्लस BF, तो AB प्लस BF हो जाएगा AF और FC प्लस BF हो जाएगा BC। भाई हमने दोनों तरफ BF ऐड किया, मतलब दोनों इक्वल चीजें ऐड की दोनों तरफ, एंड इक्वल्स एडेड टू द इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल। 9th में पढ़ा था ना? आप लोगों ने पढ़ा है ना पोस्टुलेट्स में। तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल में जब कोई, ये दोनों इक्वल हैं और इनमें कोई चीज इक्वल ऐड की गई तो जो आएगा वो भी इक्वल आएगा। तो AF इज इक्वल्स टू BC, ये तीसरी साइड है। तो ये साइड AF और ये क्या है, BC। अब देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो क्या बना, SAS। तो बाई SAS ट्राइंगल A, क्या क्या बोला था उसने, AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBC। समझ में आया भाई? ऐसे करते हैं। अब उसने जैसे लिखा उसको सीक्वेंस को यहां वैसे ही लिखना, लेकिन CBD ये सीक्वेंस वैसे ही बनाना। AFC इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू CBD।
अब बात को समझ गए? अब मेरी बात को दूसरी को गौर फरमाओ। अब ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही अब हमें यहाँ 3 ही तो चीज पता चली है। टोटल कितनी चीजें होती हैं ट्रायंगल में? 6। 3 हमें पता चल गई, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बाकी जो बची, जैसे ये बचा DC, तो AE के इक्वल है, AF BC के इक्वल है, वो तो हमने प्रूव भी करा है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अगर इनमें से भी कुछ पूछे तो भी आप बाई CPCT करके उसे बता सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, PQRS दिया है। इन गिवन फिगर PS इक्वल्स टू QR, गिवन देख लो क्या क्या है। PS इक्वल्स टू QR। भाई जो भी गिवन है ना उसको जरूर लिखना है, गिवन और टू प्रूव। क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है उसे लिखोगे गिवन, उसके आगे टू प्रूव, उसके आगे उसके भी मार्क्स होते हैं। तो जो कुछ नहीं आता तो फिगर बना के और ऐसे लिख देना, तो भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। ठीक ठाक मिलते हैं, कम भी नहीं मिलते हैं। SPQ इज इक्वल्स टू एंगल RQP। प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखो, टू प्रूव यहां लिख लेते हैं। टू प्रूव करना है हमें PR इक्वल्स टू QS, प्रूव करना है। एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल PQS, एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल PQS। समझ में आया बच्चों? QPR एंड PQS। सबसे पहला जो हमारे मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि भाई पहले क्वेश्चन सही पढ़ना है। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई, आंसर गलत ही आएगा। समझ गए? तो पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ये हमेशा याद रखना है। तो अब हमें कहा PS इक्वल्स टू, देखो PS इक्वल्स टू QR। अब देखो मजा इसका, कॉन्ग्रुएंसी का सबसे बड़ा मजा क्या है, आपको प्रूव क्या करना है वो ढूंढो। सबसे पहले क्या करना है? PR इक्वल्स टू QS, PRQS। तो PR जिस ट्राइंगल में आता होगा और QR जिस ट्राइंगल में आता होगा, उन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा पहले। ये सबसे बड़ी बात होती है इसकी। क्लियर हुआ? भाई देखो PR किस में आ रहा है? PR आता है इस वाले ट्राइंगल में, आ रहा है इस ट्राइंगल को, और QS किस में आ रहा है? इसमें। तो इस ट्राइंगल को, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तभी तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते, इक्वल प्रूव हो सकते हैं भाई। CPCT तभी तो लगेगा। समझ में आ गया? फिर दूसरा कह रहा है QPR। ये एंगल भी देखो इसी ट्राइंगल में आ रहा है, इक्वल टू PQS। ये एंगल भी इसी में आ रहा है। इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपको प्रूव करने पड़ेंगे। अब समझ में आ गया? देखो आपको ये नहीं कहा कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है, ये तो नहीं बताया था। ये कैसे पता करना था मैंने समझा दिया आप लोगों को। अभी ये इक्वल नहीं है इसलिए मैं ये साइन हटा रहा हूं, बस ये हमें पता है कि ये इक्वल प्रूव करना है। अब आपको पता चला ना कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है। आपको बोला नहीं उसने ये प्रूव करो, लेकिन फिर भी आपको पता चला कैसे करना है, वो देख लो। करें अब? अब देखो उसने कहा PS इक्वल्स टू QR है, PS इक्वल्स टू ये वाला लाइन इस वाली लाइन के इक्वल उसने दिया है। तो हम कैसे लिखते, क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं? इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल PSQ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है? इन ट्राइंगल PRQ एंड PSQ। PS इक्वल्स टू QR, PS इक्वल्स टू QR, ब्रैकेट में लिखते हैं गिवन। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? गिवन। SPQ, देखो SPQ, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, एंगल SPQ इज इक्वल्स टू एंगल RQP। ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दो चीजें आपको पता चल गई। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3। तीसरी चीज पता कहां से पता चलती है? बहुत आसान सी बात बताता हूं, दिमाग में रखो। देखो ये क्या है? पी आर क्यू, और ये क्या है? पी एस क्यू। यहां क्या है? पी क्यू, यहां क्या है? पी क्यू। इसका मतलब पी क्यू कॉमन आएगा, यहां से पता चल जाता है। यहां से ये देखो पी क्यू, इस ट्राइंगल में भी तो एक लाइन है पी क्यू, और इस ट्राइंगल में भी तो एक लाइन है पी क्यू, तो कौन सी? ये क्या हुई? कॉमन। तो क्या लिखेंगे? पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। क्वेश्चन में उसमें जो प्रूव करने बैठे हो उसी में लिखी हुई है, देखो पी क्यू पी क्यू, इसका मतलब पी क्यू कॉमन आएगी। बात समझ में आ गई? तीसरी चीज मिल गई। 3 चीज होते क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात खत्म हो गई। तो हम क्या कहेंगे? यहां साइड देखो, ये साइड है, फिर ये एंगल है, फिर ये वाली साइड है, तो साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस ट्राइंगल कौन सा करा हमने? पी आर क्यू। पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एस क्यू। समझ में आया? अब देखो, अब मैं इसे अलग बना के तुम लोगों को समझा रहा हूं। पहले ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ना, और दूसरा ट्राइंगल ये ऐसे है, थोड़ा सा है कि नहीं? ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, और ये एंगल अपने आप ही इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो हमारे पास अब हमसे पूछा क्या है? पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर कहाँ है? पी आर ये वाली साइड, पी आर और क्यू एस। देखो इसकी साइड ये सबसे बड़ी और इसकी साइड ये सबसे बड़ी, देखा जाए तो ये क्या है? क्रॉसपोंडिंग है ना, क्रॉसपोंडिंग साइड है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पी आर इज इक्वल टू क्यू एस सी पी सी टी ई, सी पी सी टी ई। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी चीज ये देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, ऊपर वाला इसके इक्वल है, तो ये बचा हुआ एंगल तो इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें बचा कौन सा? इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कौन बचा? ये। और इस ट्रायंगल में कौन बचा भाई? ये। मतलब इस पूरे वाले से कंफ्यूज मत हो ना, पूरे, इसीलिए मैंने अलग बनाया है। ये पूरा क्या है? ये पूरा इसका है ऐसे वाला, और इसका एक कोना बचा ये। इस वाले में पूरा ये एंगल ये है, लेकिन इसका एक कोना बचा ये, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम कहेंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस बाई सी पी सी टी ई। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन में मैंने आपको 3 चीजें सिखाई जो बिल्कुल नई है आप लोगों के लिए। पहली बात, उसने क्या दिया था और क्या पूछा था, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर में यही नहीं पता था ट्रायंगल कौन से लेने हैं, वो मैंने सिखाया ट्रायंगल कैसे पता करते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई, जो ट्रायंगल लिए उनमें पहले से ही ये कैसे पता होगा कौन सी साइड आपस में कॉमन आएगी। बात समझ में आ गई? फिर तीसरी चीज नहीं ये सिखाई कि ये पूरा एंगल और ये छोटा एंगल, ये दोनों एक बात नहीं है। ये बड़ा ट्रायंगल किसका है? ये बड़ा एंगल है इसका, और ये छोटा है इसका, ये वाला कोना। और इसमें ये वाला जब बात करते हैं ये है किसका? इसका। और इस छोटे की बात करते हैं ये है